नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही रंगारंग और कमाल के विषय पर। हमारा फोकस है भारत की बेमिसाल सांस्कृतिक विरासत, यानी हमारे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, लोक कलाएं और क्षेत्रीय त्योहार। देखिए, भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं है, ये संस्कृतियों की एक जीती जागती सांस लेती हुई टेपेस्ट्री है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चीजों को बिल्कुल साफ रखने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है द फाउंडेशन, यानी शास्त्रीय कलाएं। दूसरा, द ग्रास रूट्स, यानी लोक नृत्य। तीसरा है द सेलिब्रेशन, जिसमें हम क्षेत्रीय त्योहारों की बात करेंगे। और अंत में द मीनिंग, जो हमारी अनेकता में एकता को समझाएगा। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द फाउंडेशन, प्राचीन जड़ें और मंदिरों की परंपराएं। हमारे शास्त्रीय नृत्यों की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये नाट्य शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों और मंदिरों में देवदासियों की आध्यात्मिक परंपराओं से निकल कर आई हैं। अब अगर हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की आत्मा को समझें तो इसके 2 सबसे अहम हिस्से हैं, लास्य और तांडव। लास्य का मतलब है ग्रेस, कोमलता और सुंदरता। इसे आमतौर पर देवी पार्वती से जोड़ा जाता है। और दूसरी तरफ है तांडव। तांडव मतलब एकदम प्योर एनर्जी, शक्ति और वीर रस, जिसे हम भगवान शिव के साथ जोड़ते हैं। मतलब ये दोनों ही भाव मिलकर किसी भी नृत्य की पूरी कहानी बनाते हैं। आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। संगीत नाटक अकादमी ने कुल 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। चलिए इन्हें मैप करते हैं। दक्षिण में हमारे पास है तमिलनाडु से भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी और केरल से तो 2 नृत्य आते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। फिर अगर हम उत्तर की तरफ चलें तो यूपी से आता है कथक, पूर्व में मणिपुर से मणिपुरी, असम से सत्रिया और ओडिशा से ओडिसी। सच में ये कलाएं देश के हर एक कोने में रची बसी हैं। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ जगहों से नहीं बनता, इतिहास बनता है लोगों से। इन प्राचीन कलाओं को आज के आधुनिक मंच तक लाने में कई दिग्गजों का हाथ रहा है। जैसे भरतनाट्यम के लिए रुक्मणी देवी अरुंडेल, कथक के लिए लेजेंडरी पंडित बिरजू महाराज और ओडिसी को नया जीवन देने वाले केलुचरण महापात्रा। इनके अलावा मणिपुरी के लिए झावेरी बहनें और कुचिपुड़ी के लिए वेम्पति चिन्ना सत्यम का नाम भी एकदम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। इन लोगों ने सच में हमारी परंपराओं में एक नई जान फूंक दी। अच्छा, जब भी आप कथकली के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है उनका वो शानदार ड्रामेटिक मेकअप। इसका एक बहुत ही खास विजुअल कोड है। अगर चेहरे पर हरा रंग है तो वो हमेशा किसी महान या अच्छे इंसान का किरदार होगा, और अगर रंग लाल है तो समझ लीजिए कि वो थोड़ा आक्रामक या बुरा किरदार है। रंगों की ये बिना बोले समझाई जाने वाली भाषा ना रामायण और महाभारत की जटिल कहानियों को स्टेज पर एकदम जिंदा कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द ग्रास रूट्स, लोक नृत्य। अब हम मंदिरों के भव्य आंगनों और शाही दरबारों से निकलकर सीधे गांवों, जंगलों और खेतों की कच्ची मिट्टी की तरफ चल रहे हैं। पूर्वी भारत के छऊ नृत्य को ही ले लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन इसमें भी क्षेत्रीय अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ में डांसर बहुत ही बड़े और रंग बिरंगे मुखौटे पहनते हैं, लेकिन अगर आप उड़ीसा का मयूरभंज छऊ देखेंगे तो वहाँ कोई मुखौटा नहीं होता। वहाँ सारी की सारी भावनाएं सिर्फ और सिर्फ शरीर के मूवमेंट से दिखाई जाती हैं। है ना कमाल की बात? एक ही नृत्य लेकिन स्टाइल बिल्कुल अलग। और हाँ, हमारी कुछ लोक कलाओं ने तो पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। सपेरा समुदाय का ये डांस इतना ज्यादा सम्मोहक है, इसकी मूवमेंट्स बिल्कुल सांप की तरह इतने लचीले होते हैं कि 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया। ये हम सब के लिए कितने गर्व की बात है। हमारे लोक नृत्यों की एक और बहुत ही गजब बात है, इनमें इस्तेमाल होने वाले प्रॉप्स। मतलब रोजमर्रा की चीजों को उन्होंने क्या शानदार रूप दिया है। यूपी के चरकुला में देखें, महिलाएं अपने सिर पर भारी भरकम जलते हुए पहियों का बैलेंस बनाती हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ करने की। मिजोरम के चेराव में जमीन पर रखे बांस की डंडियों के बीच एकदम परफेक्शन के साथ कदम ताल होती है। एमपी का मटके नृत्य और त्रिपुरा का हुजागिरी भी बैलेंस का ऐसा ही कमाल दिखाते हैं। ये देखने में जितना सुंदर है, करने में उतना ही मुश्किल है। कुछ नृत्य तो सीधे युद्ध के मैदान से निकले हैं। उस समय की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों ने इन मार्शल आर्ट वाले नृत्यों को जन्म दिया। जैसे मणिपुर का थांगता, जिसमें बाकायदा तलवार और भाले चलते हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं का छोलिया नृत्य
और तमिलनाडु का लाठीवाला सिलम्बट्टम। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये उन इलाकों के शौर्य और उनकी रक्षा करने की कला का जीता जागता इतिहास है। अब आते हैं भाग 3 पर, द सेलिब्रेशन, क्षेत्रीय और जनजातीय त्योहार। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे अलग अलग समुदाय जिंदगी, नई फसल और अपनी मान्यताओं का जश्न कैसे एक साथ मनाते हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 75। क्या आप यकीन कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा पूरे 75 दिनों तक चलता है। जी हाँ, 75 दिन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नॉर्मल दशहरे की तरह राम रावण की कहानी पर नहीं है। इसमें पूरा फोकस वहां के स्थानीय देवी देवताओं और आदिवासी संस्कृति की पूजा पर होता है। ये अपने आप में एकदम अनूठी परंपरा है। अब असम की बात हो और बिहू का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर क्या आपको पता है कि बिहू कोई एक दिन का त्योहार नहीं है? ये दरअसल एक किसान के पूरे साल के जीवन चक्र का आईना है, जो 3 हिस्सों में बटा है। वसंत में बुआई के समय होता है रोंगाली या बोहाग बिहू। सर्दियों में जब फसल कटती है और खूब दावतें उड़ती हैं, तब आता है भोगाली बिहू। और फिर आता है कंगाली बिहू। ये शरद ऋतु का वो समय है जब फसल कम होती है, इसलिए इसे बहुत सादगी और संयम से मनाया जाता है। प्रकृति के साथ कितना गहरा जुड़ाव है ना। एक और नंबर जो आपको पक्का हैरान कर देगा, वो है 100। मेघालय में गारो जनजाति अपना थैंक्सगिविंग फेस्टिवल मनाती है, जिसे वांगला कहते हैं। और पता है इसमें क्या होता है? एक साथ 100 ढोल बजाए जाते हैं। बिल्कुल 100 ढोल एक साथ। आप जरा उस एनर्जी, उस गूंज की कल्पना करके देखिए। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उनकी एकता और प्रकृति को शुक्रिया कहने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। वैसे तो पूरा देश नया साल मनाता है, पर तरीके सबके अपने अपने हैं। अब देखिए, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में लोग मनाते हैं उगादी। महाराष्ट्र में होता है गुड़ी पड़वा। लद्दाख और सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से लोसर मनाया जाता है। तमिलनाडु में पुथांडु और पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख। नाम अलग है, रिवाज अलग हैं, लेकिन जो फीलिंग है ना, एक नई शुरुआत और नई उम्मीदों वाली, वो पूरे भारत में बिल्कुल सेम टू सेम है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे भाग पर आ गए हैं, द मीनिंग, अनेकता में एकता। इतनी सारी अलग अलग परंपराएं, इतने रंग देखने के बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब मिलकर कैसे हमारी एक मजबूत पहचान बनाते हैं। अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना चाहूँ तो मैं कहूँगा, ये सिर्फ रटने वाले नाम नहीं हैं, ये हमारी जीती जागती विरासत हैं। सच में ये त्योहार और नृत्य कोई टाइम पास या सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये हमारी लोकल इकोनॉमी को चलाते हैं, कारीगरों को रोजगार देते हैं और पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ कर रखते हैं। यही तो वो धागा है जिसने भारत के इतने विशाल सामाजिक ताने बाने को पिरो रखा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। ये अविश्वसनीय रूप से विविध क्षेत्रीय त्योहार और नृत्य अंततः हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को कैसे मजबूत करते हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये जो हमारी विविधता है ना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे उम्मीद है कि भारत की इस सांस्कृतिक यात्रा ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।